भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन किसी के लिए भी प्रेरणा हो सकता है। रामेश्वरम के मछुआरे परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ाई करता है, अखबार बेचता है, धीरे धीरे अपने दम पर ग्रेजुएट होता है, इसरो और डीआरडीओ को नई ऊंचाइयां देता है, भारत के वैज्ञानिक आकाश को समृद्ध करता है और एक दिन इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शोभा बढ़ाता है। ये सब कुछ इतना आसान वैसे नहीं था। ये सपनों के सच होने की एक पूरी दास्तान है। आपने उनके बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। तमाम किस्से उनके इंटरनेट से लेकर किताबों में दर्ज हैं। लेकिन आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 7 टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। हालांकि उन्होंने इस बात को खुद अपनी किताबों में दर्ज किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ये टर्निंग पॉइंट सुनें और समझें कि परिश्रम और मेहनत के दम पर क्या क्या हासिल किया जा सकता है। और बहुत से ऐसे जीवन में मोड़ आते हैं जब आपको कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। कभी आपको अपने मन मुताबिक मिलता है कुछ, और जब नहीं मिलता तो आपको कभी कभी कुछ कठिन फैसले करने पड़ते हैं जो दूसरों के मन मुताबिक ज़रूर होते हैं, लेकिन उनमें अपार संभावनाएं होती हैं। ज़रूरत उन्हें देखने की है और उस समय सही फैसले लेने की होती है। डॉक्टर कलाम के जीवन में ऐसे कई मोड़ आए। उन्हीं में से 7 मोड़ आपके लिए ज्ञान की इस डिजिटल दुनिया ध्वे रेडियो के पॉडकास्ट में मैं यानी अंजुम शर्मा आपको सुनाऊंगा। आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। वो उनके जीवन का एक अंतिम निर्णायक मोड़ था। लेकिन उससे पहले 6 प्रकरण और हुए, 6 घटनाएं और घटी। सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट था वो साल 1961 में आया था। डॉक्टर कलाम उस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीई में बतौर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट काम कर रहे थे और एक हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन में व्यस्त थे। तो नंदी नाम से एक हेलीकॉप्टर जो है तैयार किया गया था। उसकी उड़ान का डेमो होना था, प्रदर्शन होना था। बहुत सारे अतिथि आए हुए थे। तो उन्हीं गेस्ट में से एक गेस्ट ने डॉक्टर कलाम से उस हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत सारी बातें पूछी। डॉक्टर कलाम ने उन्हें न केवल डेमो दिखाया बल्कि उनके सवालों के जवाब भी दिए। वहाँ पे सारे गेस्ट ये देखकर हैरान थे कि उस हेलीकॉप्टर को डॉक्टर कलाम ही उड़ा रहे थे। तो जिस गेस्ट से डॉक्टर कलाम बात कर रहे थे उन्होंने कुछ सवाल डॉक्टर कलाम के बारे में भी पूछे, उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछे और उसके बाद वो चले गए। बाद में डॉक्टर कलाम को पता लगा कि वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टाइफर के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। उनका नाम प्रोफेसर MG मेनन था। लगभग 1 सप्ताह के बाद इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से एक लिफाफा आता है डॉक्टर कलाम के नाम से, जिसमें डॉक्टर कलाम के लिए एक इंटरव्यू लेटर था और वो पद था रॉकेट इंजीनियर का। यही ICSR यानी कि इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च आगे चलकर इसरो के नाम से जानी गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप खूब जानते हैं। तो जब डॉक्टर कलाम को ये पत्र मिला उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए बॉम्बे पहुंचे और वो देखकर हैरान रह गए कि उस कमरे में प्रोफेसर विक्रम साराभाई के अलावा जो शख्स बैठे थे वो वही थे जो उस दिन रॉकेट पर डॉक्टर कलाम से सवालात कर रहे थे, प्रोफेसर मेनन और प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने डॉक्टर कलाम के ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पूछा बल्कि उनके भीतर की संभावनाओं की तलाश की कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे ही आदमी की तलाश कर रहे थे जिसमें बहुत संभावनाएं घिरी हों। और ज्ञान तो खैर डॉक्टर कलाम का था ही, जो कि उस दिन प्रोफेसर मेनन को पता ही लग गया था। तो इंटरव्यू हुआ और अगले दिन शाम को डॉक्टर कलाम को उनके सिलेक्शन की सूचना दे दी गई। डॉक्टर कलाम नए बने इसरो में रॉकेट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए और आगे चलकर प्रोफेसर सतीश धवन के निर्देशन में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम की अगुवाई उन्होंने की। तो ये था उनके जीवन का पहला निर्णायक मोड़। तो दूसरा मोड़ आता है 1982 में, जब वो भारत के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े। ये कहानी कुछ ऐसी है कि डॉक्टर कलाम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी मसूरी में डॉक्टर राज रामन्ना से मुलाकात करते हैं। ये संस्थान जो है ये डिफेंस सिस्टम मैनेजमेंट के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है, उन्हें विशेष दक्षता प्रदान करता है। तो डॉक्टर कलाम वहाँ पर व्याख्यान देने गए थे कि कैसे पहला भारतीय उपग्रह यान यानी रोहिणी जो है वो पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। तो व्याख्यान के बाद डॉक्टर रमन्ना और डॉक्टर कलाम ये दोनों देहरादून आए और देहरादून में इन्होंने बात की कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है, डॉक्टर कलाम को उसका निदेशक बनाया जाए।
ये प्रस्ताव जो है डॉक्टर रमन्ना ने उनके सामने रखा था। DRDL से ही आगे चलकर DRDO का विकास हुआ। डॉक्टर कलाम ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि वो शुरू से रॉकेट टेक्नोलॉजी का उपयोग मिसाइल टेक्नोलॉजी में करना चाहते थे। लेकिन उनके सामने समस्या थी कि वो प्रोफेसर सतीश धवन को राजी कैसे करें, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे और डॉक्टर कलाम वहाँ पहले से काम कर रहे थे। तो कई महीने जब बीत गए और इसरो और DRDO के बीच में पत्र व्यवहार होता रहा, लेटर्स का आदान प्रदान होता रहा, राजी करने की कोशिशें जारी रहीं और इस संबंध में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार R वेंकट रमन की मध्यस्थता भी हुई और रक्षा मंत्री और प्रोफेसर धवन के बीच में खूब विचार विमर्श भी हुआ और इस आधार पर एक सहमति बनी। और तब फरवरी 1982 में ये निर्णय हुआ कि डॉक्टर कलाम DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का निदेशक का पद संभालेंगे। तो ये उनके जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट था। तीसरा मोड़ आता है जुलाई 1992 में, जब डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर आसीन होते हैं। 1993 में तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर चेन्ना रेड्डी ने उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी का VC बनाने का ऑफर दिया था, आमंत्रित किया था। इसके बारे में डॉक्टर कलाम ने सरकार से अनुरोध किया कि जब वो 62 वर्ष के हो जाएं तो यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति के लिए उन्हें स्वीकृति दे दी जाए। उस समय सरकार PV नरसिम्हा राव की थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे और रक्षा मंत्री का पद भी संभाल रहे थे। लेकिन नरसिंह राव ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के कई काम चल रहे हैं, इसलिए अभी वैज्ञानिक सलाहकार का वो दायित्व संभालते रहें और अभी उन्हें इस पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर कलाम ने उनकी ये बात मान ली और 70 वर्ष की आयु तक वो वैज्ञानिक सलाहकार का दायित्व संभालते रहे। तो वैज्ञानिक सलाहकार का पद संभालना उनके जीवन का तीसरा निर्णायक मोड़ था। 6 साल बाद 1998 में परमाणु परीक्षण उनके जीवन का चौथा टर्निंग पॉइंट बना। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1996 में चुनाव होने थे। चुनाव के परिणाम आने ही वाले थे कि नरसिंह राव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने कहा कि कलाम अपने टीम के साथ आप परमाणु परीक्षण के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन 1996 के जो परिणाम आए उसमें नरसिंह राव की हार हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन सरकार 2 सप्ताह भी नहीं टिकी। इसके बाद तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। ये सब कुछ आप जानते हैं। तो लगभग 2 साल बाद जब वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने तो आधी रात को वाजपेयी का डॉक्टर कलाम के पास फोन आया और यूं हुआ कि डॉक्टर कलाम को वाजपेयी ने कहा कि वो मंत्रियों की सूची तैयार कर रहे हैं और डॉक्टर कलाम को मंत्री बनाना चाहते हैं, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद देना चाहते हैं। और अगली सुबह 9 बजे उन्होंने डॉक्टर कलाम को मिलने के लिए बुलाया। डॉक्टर कलाम ने रात को ही अपने करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया, जैसा कि वो हर मौके पर करते थे। जब जब कोई बड़ा निर्णय लेना था, आप देखिएगा वो अपने मित्रों से फ़ोन करके, अन्यथा उनको अपने पास बुलाकर लंबी बातचीत उनसे करते थे, तब कोई निर्णय लेते थे। ये कहानी राष्ट्रपति बनने के समय भी हुई थी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो रात में ही उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की और सुबह 3 बजे तक वो विचार विमर्श करते रहे कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए कि नहीं। तब ये फैसला हुआ कि देश के 2 बड़े प्रोजेक्ट सभी चल रहे हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कलाम अगले सुबह प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे और उन्हें बताया कि देश के हित में अभी 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रहा हूं और उन्हें पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। वाजपेयी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। इसके बाद अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ और 5 परमाणु परीक्षण एक के बाद एक किए गए और इस तरह डॉक्टर कलाम ने कैबिनेट मंत्री के पद को अस्वीकार करके 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को अंजाम दिया। 5वां मोड़ आता है साल 1999 के अंत में, जब वो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री की हैसियत का बराबर का पद था। डॉक्टर कलाम ने भारत 2020 इंडिया 2020 का लक्ष्य भारत सरकार के सामने रखा, जो स्वीकार कर लिया गया। इसी दौरान एक घटना हुई कि 30 सितंबर 2001 को डॉक्टर कलाम हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से बाल बाल बचे। ये दुर्घटना तब हुई थी जब डॉक्टर कलाम का हेलीकॉप्टर झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में उतर रहा था। इसी दुर्घटना के बाद डॉक्टर कलाम को इग्नाइटेड माइंड्स लिखने के लिए प्रेरणा मिली और साथ ही वो आध्यात्मिक रूप से जागृत हुए, ऐसा उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है।
अगला जो छठा मोड़ है वो है वैज्ञानिक सलाहकार से पदमुक्ति का। ये नवंबर 2001 की बात है। उन्हें 2 साल वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर हो चुके थे। उन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि वो अपने एकेडमिक करियर की ओर वापस लौटना चाहते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि जो उनकी योजना थी, जिसको आप अपने उत्तर लेखन में लिखते भी होंगे, PURA पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, और भारत 2020, इन दोनों का जो मैनेजमेंट था, जो डॉक्टर कलाम देख रहे थे, उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी, उनको वरीयता नहीं मिल रही थी। तब डॉक्टर कलाम को लगा कि वो भावी पीढ़ी को तैयार करें और एकेडमिक करियर की ओर लौटें। उनके इस निर्णय ने उन्हें अन्ना यूनिवर्सिटी के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विभाग में टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर का काम संभालने के लिए प्रेरित किया और वो अन्ना यूनिवर्सिटी वापस लौटे। और जो अंतिम मोड़ है वो है राष्ट्रपति बनने का, जो सबसे दिलचस्प मोड़ है। तो हुआ कुछ यूँ था कि 10 जून 2002 को रोज़ की तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अन्ना यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर ले रहे थे। उनके कमरे के फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। डॉक्टर कलाम को ये नहीं पता था कि उनका फ़ोन बज रहा है। शाम को जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आते हैं तो वापस लौटते समय अन्ना यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर A कलानिधि उन्हें बताते हैं कि उनके ऑफिस में दिन भर उनके लिए टेलीफोन आते रहे। जैसे ही डॉक्टर कलाम अपने कमरे में पहुंचते हैं, उनका फ़ोन फिर से बजता है। उनके फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से संदेश आता है कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री से जुड़ पाते, उनके निजी मोबाइल पर आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फ़ोन बजा। उन्होंने बताया कि किसी भी समय प्रधानमंत्री का आपको फ़ोन आएगा और वो जो भी कहें आप मना मत कीजिएगा। वो चंद्रबाबू नायडू से बात कर ही रहे थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनका फ़ोन कनेक्ट हो गया। वाजपेयी ने उनसे पूछा, कलाम तुम्हारा अध्यापन कैसा चल रहा है? उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छा। वाजपेयी बोले कि मेरे पास आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। मैं अभी गठबंधन के नेताओं से एक अहम बैठक करके आ रहा हूं और हम सब ने फैसला किया है कि देश को आपकी एक राष्ट्रपति के रूप में ज़रूरत है। वाजपेयी आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहमति लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम हाँ ही कहो, ना नहीं। डॉक्टर कलाम कमरे में पहुंचते हैं। उन्हें चैन से बैठने का समय भी नहीं मिलता है। उनके सामने बहुत कुछ चलने लगता है। डॉक्टर कलाम ने जो 2 घंटे का समय वाजपेयी से मांगा था, उन 2 घंटों में उन्होंने कोई 30 फ़ोन अपने घनिष्ठ मित्रों को किए। उनमें कुछ अध्यापक थे, कुछ सिविल सेवा के अधिकारी थे और कुछ राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे थे। सब ने विचार विमर्श किया और ये तय हुआ कि डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक 2 घंटे बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाया और कहा कि वाजपेयी जी कि मैं इस महत्वपूर्ण फैसले को संकल्प की तरह स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक सर्वदलीय प्रत्याशी की तरह सामने आऊँ। वाजपेयी ने कहा, तुम्हारी सहमति के बाद अब हम उन सब की सहमति पर भी काम करेंगे। और इसके लिए वाजपेयी ने कदम भी बढ़ाए। ये खबर इसके बाद तेज़ी से फैल गई और 15 मिनट के अंदर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में उनके चयन का समाचार पूरे देश को पता लग गया। और इस तरह देश को अपना 11वां राष्ट्रपति मिला, जिनकी ख्याति जनता के राष्ट्रपति के रूप में हुई। डॉक्टर कलाम से जुड़े बहुतेरे किस्से हैं जो हर बार कुछ नया सिखाते हैं। आप चाहें तो उनकी लिखी किताबें पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि आदमी के भीतर एक आदमी कैसे जिंदा रखा जा सकता है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।